Hello everyone, welcome back to your own channel Human Cadence Official. In our CUET PG Psychology Journey, जो कि हमारा CUET PG का एग्ज़ाम होने वाला है इन 2026 मार्च, हम उसमें अपनी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं और अपनी जो सेकंड यूनिट है हमारी, उसमें हमने एक माइंड मैप बनाया था। उसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो जो सेकंड यूनिट है उसका अपलोड कर दिया है और आज हम देखने वाले हैं अपनी सेकंड यूनिट का एक डिटेल्ड वर्जन कि रिसर्च क्या है और रिसर्च कैसे होती है। और हम ये सेकंड यूनिट जो है रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, ये आखिर पढ़ते क्यों हैं, क्या रीज़न है कि साइकोलॉजी में रिसर्च पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं कि रिसर्च होती क्या है, रिसर्च की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिसर्च सिस्टमेटिक, कंट्रोल्ड, एम्पेरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ hypothetical propositions about the pre-assumed relationship about various phenomena। थोड़ा हैवी होगा लेकिन हम इसको डिटेल में थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो रिसर्च जो है वो एक सिस्टमेटिक है। अब सिस्टमेटिक का क्या मीनिंग होता है? सिस्टमेटिक का मीनिंग होता है कि जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं साइकोलॉजी में तो वो एक स्ट्रक्चर्ड होती है, स्ट्रक्चर्ड अंडर रूल्स एंड फॉलोड सम फिक्स्ड या सर्टेन सीक्वेंस। कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो किसी भी रिसर्च को करने से पहले हमें उनको पढ़ना होता है, फॉलो करना होता है। कुछ एथिक्स होते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार पहले जो रैट्स पे स्टडी लोग करते थे कि पावलो ने जो स्टडी की थी वो जो डॉग का जो था वो कट कर दिया था पूरा। अब वैसी स्टडीज़ नहीं की जा सकती क्योंकि वो एथिकल गाइडलाइंस में नहीं आता है। कोई भी रिसर्च या उसको करने के लिए जो रूल्स जो पहले थे वो अब बदल दिए गए, या कोई भी रिसर्च जब हम करते हैं तो उसमें हमारे स्पेसिफिक रूल्स होने चाहिए। हमारे पास रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके ही कोई रिसर्च की प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए बेसिकली। दूसरा हमने देखा कंट्रोल्ड। उसमें पूरा का पूरा ये नहीं कि आप कहीं से भी कोई भी डेटा उठाकर डाल देंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ें डाल देंगे जो अनएथिकल हैं या जो रिसर्च की क्राइटेरिया के अंदर नहीं आती। तो यहाँ पे जो रिसर्च होगी वो कंट्रोल्ड होगी। नंबर 3, एम्पेरिकल। एम्पेरिकल देखते हैं क्या होता है। एम्पेरिकल मीन्स एविडेंस बेस्ड दैट गैदर्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। एम्पेरिकल को हमने अच्छे से हमारी फर्स्ट यूनिट में समझा है कि एम्पेरिसिज्म होता क्या है, एम्पेरिकल क्या है। अगर आपने अब तक फर्स्ट यूनिट नहीं देखी तो आपको ज़रूर फर्स्ट यूनिट कवर करनी चाहिए क्योंकि वो हमारा बेस है फॉर द सेकेंड यूनिट और आगे आने वाली यूनिट्स के लिए भी। तो एम्पेरिकल का मीनिंग होता है कि जो रिसर्च होती है वो ये नहीं कि हम सब्जेक्टिव तरीके से कर लें। सब्जेक्टिव जैसे कि हमने दिमाग में सोचा कि जो सन है वो इस डायरेक्शन में अराइज होता है, या कुछ भी दिमाग में हमने सोच लिया और रिसर्च कर दी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रिसर्च करने के लिए हमारे पास एविडेंस होने चाहिए। एविडेंस, और वो कहाँ से हम गैदर कर सकते हैं उन एविडेंस को? ऑब्जर्वेशन से। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, लोगों से केस स्टडीज़ करेंगे, या फिर जो अलग अलग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के मेथड्स हैं जो आगे हम पढ़ने वाले, अलग अलग मेथड से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। कई बार आपने देखा हुआ ऑब्जर्वेशन से लोग डेटा कलेक्ट करते हैं कि बैठते हैं या फिर किसी का इंटरव्यू हम करते हैं। अलग अलग तरीके से एम्पेरिकल मतलब आपके जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसको ऑब्जर्व करके हम डेटा कलेक्ट करेंगे एम्पेरिकल तरीके से, और वो रिसर्च में इंक्लूड करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी सोच लिया और कुछ भी कर दिया। सब्जेक्टिव नहीं होगा, क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा, फैक्ट बेस होगा। तो आपने देखा सिस्टमेटिक होगा, कंट्रोल्ड रिसर्च होती है, एम्पेरिकल होती है और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। और रिसर्च जो होती है वो लॉजिकल भी होती है। यहाँ पे आप देखिए, लॉजिकल बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डिफरेंट रीजनिंग्स, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी उठाकर कुछ फैक्ट्स को या अपने दिमाग से कुछ फैक्ट्स बना लेंगे, कुछ धारणाएं बना लेंगे और इसमें हम डाल देंगे। ऐसा नहीं होगा। जो रिसर्च होगी वो फैक्ट्स बेस पे होगी। क्या होगी वो? ऑब्जेक्टिव होगी।
ऑब्जेक्टिव रिसर्च होगी, डिफरेंट रीजनिंग्स होंगे उसमें, डिडक्टिव, इंडक्टिव, ये हमने फर्स्ट यूनिट में कवर किया है। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर ही रिसर्च को लॉजिकल तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाएगा और रिसर्च की जाएगी। ये तो हमने देख लिया क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। अभी हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस क्या होता है? अबाउट द प्री एज्यूम्ड रिलेशनशिप अबाउट वेरियस फिनोमेना। तो आप देखिए, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, एक सवाल हमारे दिमाग में होता है कि ऐसा किस लिए हो रहा है। मान लीजिए कई बार मेरे भी दिमाग में आता है कि जो लोग रेड कार खरीदते हैं, बिल्कुल रेड, वो क्या सोचकर वो कार खरीदते होंगे। ये रिसर्च करने का कई बार मैंने सोचा और मेरे माइंड में आता है कि वो लोगों की थिंकिंग क्या होती होगी, उनकी फीलिंग्स क्या होती होंगी जिस टाइम पे वो रेड कार खरीदते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि ब्लैक या फिर वाइट कलर की कार लोग खरीदते हैं नॉर्मली, लेकिन काफ़ी यूनिक लोग आपको मिलेंगे जो बिल्कुल रेड कलर की कार खरीदते हैं। तो ये हमने सोचा अपने दिमाग में कि कुछ लोग रेड कलर की कार क्यों खरीदते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि उनकी थिंकिंग जो है वो हो सकता है वो मॉडर्न लोग हों, जैसे कि उनकी उम्र 20 से 25 या 30 के नज़दीक हो, वो लोग ऐसी कारें खरीदते हैं। तो ये क्या है? हमने हाइपोथेटिकल बनाया, हमने कहीं से देखा नहीं कि इस आदमी ने खरीदा ये 25 साल का, नहीं, हमने अपने दिमाग में हाइपोथेटिकल जो कि मौजूद नहीं है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो हमने बनाई कि हो सकता है कि वो लोग हों। प्री एज्यूम्ड रिलेशनशिप, हमने रिलेशन बनाया कि इस एज के लोग ये कार खरीदते हैं, तो क्या हुआ? रिलेशन हुआ। वेरियस फिनोमेना, हमारे फिनोमेना क्या है यहाँ पे? रेड कार एंड द एज ग्रुप, ये हमने खुद से बनाया। अब तो कोई रिसर्च नहीं की, कुछ नहीं की। तो ये हमने जो हाइपोथेटिकल टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाई, उसके रिगार्डिंग हम डेटा कलेक्ट करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, एम्पेरिकल तरीके से, लॉजिकल। और जब ये डेटा कलेक्ट होगा तो वेरियस जो रिसर्च के हमारे मेथड्स हैं उनको हम अप्लाई करेंगे और एक रिजल्ट आएगा वो तैयार करेंगे, जिसपे कि एक एविडेंस होगा कि ऐसा हम कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये डेटा है और हमने ये कलेक्ट किया है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। आई होप आपको समझ आई होगी। एंड जो रिसर्च हमारी होती है वो वैलिड एंड वेरीफिएबल होनी चाहिए। वैलिड एंड वेरीफिएबल का क्या मतलब है? अब यहाँ पे वैलिड दो तरीके से हो सकती है, एक तो इंटरनल वैलिडिटी होती है रिसर्च में और एक होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो इससे पहले कि हम इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, ये थोड़ा हैवी टॉपिक्स को समझें, उससे पहले कुछ इजी टॉपिक्स, जैसे कि रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इससे पहले हम वेरिएबल्स को समझ लेते हैं ताकि हमारा जो बेस है वो तैयार हो। उसके बाद हम वैलिडिटी को समझेंगे। तो आपने, आई होप अब आप बैचलर में हैं तो आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का पता होगा, लेकिन अगर नहीं भी पता तो हम देखते हैं। मान लीजिए आप रिसर्च में जब स्टडी करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो वो क्या होते हैं? तो हम अपनी एक स्टडी करना चाहते हैं कि जो लाइट है, रूम की जो लाइट है, उसका हमारे स्टडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या हमारे जो स्कोर्स हैं, स्टडी के स्कोर हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमने अपना एक वेरिएबल लिया, इम्पैक्ट ऑन स्टडी, और ये हम किस पे देखना चाहते हैं? लाइट क्वालिटी, कि हमारे रूम में कैसी लाइट की क्वालिटी है, उसका हमारी स्टडी पे, हमारे जो स्टडी हमारे जो रिजल्ट होंगे उस पे, हमारे स्टडीज़ पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है स्टडी और एक है लाइट। तो जो लाइट है वो होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसको एक एक्सपेरिमेंटर अपने हिसाब से वॉयलेट कर सकता है, चेंजेस उसमें कर सकता है। जो एक्सपेरिमेंटर कौन होता है? जो एक्सपेरिमेंट करता है, जो किसी दूसरे पे या उसको ऑब्जर्व करता है, उस एक्सपेरिमेंट को करवाता है, वो एक्सपेरिमेंटर होता है। तो आपने देखा कि जो स्टडी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसका डिपेंडेंट वेरिएबल है? लाइट का डिपेंडेंट वेरिएबल है।
लाइट इंडिपेंडेंट है, लाइट को हम बदलेंगे, चेंज करेंगे, कम पे देखेंगे, ज़्यादा करके देखेंगे और उसका हमारी स्टडीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे इम्पैक्ट करता है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। कि जो वेदर है, मान लीजिए कोल्ड है, वो हमारे हेल्थ को या स्नीजिंग को या फिर कफ को कैसे इम्पैक्ट करता है। कितने कोल्ड होगा तो लोगों को नॉर्मल ये होगा, इफेक्ट होगा उसका। तो कोल्ड जो है, वेदर जो है वो इंडिपेंडेंट है और जो स्नीजिंग या उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो क्या होंगी, डिपेंडेंट होंगी। वो डिपेंड करती हैं वेदर पे कि ऐसा वेदर होगा तो ऐसा हमारा लाइक हेल्थ होगी या फिर ऐसी कोल्ड की सिचुएशन होगी। तो आई होप आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल समझ आ गए होंगे। ये दो वेरिएबल किसी भी स्टडी के अंदर नॉर्मली देखने को मिलते हैं, किसी भी रिसर्च के अंदर। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इसके अलावा भी हमारी स्टडीज़ में कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो हमारी स्टडी को इफ़ेक्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लाइट ही हमारी स्टडी को इफ़ेक्ट करेगी। हो सकता है हमने खाना कैसा खाया, या उस टाइम पे वेदर क्या था, हमारा मूड कैसा था, या फिर हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी थी। हर चीज़ जो हमारी माइंड में या हमें इम्पैक्ट कर रही है वो हमारी स्टडी को इम्पैक्ट करेगी। लाइट तो सिर्फ वो वेरिएबल है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो चलिए बाकी के वेरिएबल्स को समझते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स में हमारे पास सबसे पहले है कंट्रोल्ड, कंफाउंडिंग एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। कंट्रोल्ड वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंट्रोल्ड वेरिएबल्स वो होते हैं, मान लीजिए कि हम सिर्फ और सिर्फ लाइट का जो इम्पैक्ट है वो स्टडी पे देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि बाकी का कोई भी वेरिएबल हमारी स्टडी के अंदर आए, जैसे कि फूड हो गया या फिर प्रॉपर स्लीपिंग आवर्स हो गए, वो स्टूडेंट को मिले कि नहीं, किसी कोई भी इम्पैक्ट हम नहीं चाहते ताकि हमारी स्टडी ख़राब ना हो। तो हमने बाकी के सारे जो इम्पैक्ट थे, मान लीजिए हम देख सकते हैं स्लीपिंग आवर्स, ये एक वेरिएबल है जो हमारी लाइट और स्टडी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर ये हमने कंट्रोल कर दिया, उसको प्रॉपर स्लीप हमने दिलवाई, जो हमारा जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्टूडेंट पे, तो ये हमने कंट्रोल कर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, कंट्रोल्ड वेरिएबल, कि हमने ये कंट्रोल्ड किया है। अब मान लीजिए कि आपने ये वेरिएबल जो है ये कंट्रोल नहीं किया, किसी वजह से आप ये कंट्रोल नहीं कर पाया, आपके ध्यान में नहीं रहा, या किसी भी वजह से वो आप चले गए, रात को वो स्टूडेंट फ़ोन में बिजी हो गया या कोई भी काम करने लग गया, उसने प्रॉपर स्लीप नहीं ली, तो आपका जो कंट्रोल वेरिएबल था वो कंट्रोल नहीं हो पाया, उसी को हम बोलेंगे कन्फाउंडिंग वेरिएबल। अब हमें तो नहीं पता कि वो सो पाया कि नहीं सो पाया, उसको प्रॉपर नींद मिली कि नहीं मिली, लेकिन वो कंट्रोल हुआ नहीं तो वो क्या हो गया, कन्फाउंडिंग हो गया, और वो हमारी जो स्टडी होगी उसको इम्पैक्ट करेगा, उसको नींद आएगी। एक्सपेरिमेंटर जब एक्सपेरिमेंट करेगा उस टाइम तो हम सोचेंगे कि लाइट की क्वालिटी की वजह से इसके अच्छे परफॉर्मेंस नहीं आए, लेकिन हमें क्या पता कि उसको प्रॉपर स्लीप मिली ही नहीं। थर्ड जो हमारा वेरिएबल है यहाँ पे हमने देखिए इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंट्रोल्ड, कंफाउंडिंग। थर्ड जो वेरिएबल है वो है इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग जो वेरिएबल होता है इसको हम मीडिएटिंग वेरिएबल भी कहते हैं। ये हमारी स्टडी के लिए अच्छा वेरिएबल है, पॉजिटिव वेरिएबल माना जाता है। स्टडी को तो इम्पैक्ट करता है, लेकिन जो रिलेशन है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का, उसमें ये पॉजिटिव वेरिएबल की तरह काम करता है, एक मीडिएटिंग वेरिएबल है। मीडिएटिंग वेरिएबल कैसे है हम देखते हैं। हम स्टडी कर रहे हैं कि जो लाइट की जो क्वालिटी है वो स्टडी पे कैसे इम्पैक्ट करती है। बाकी के सारे वेरिएबल्स को हमने क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया, जो कंट्रोल नहीं हुए वो कंफाउंडिंग हो गए। लेकिन परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं यहाँ पे, हम स्टडी की परफॉर्मेंस देख रहे हैं किसके बेस पे, लाइट की क्वालिटी के बेस पे, रूम की लाइट की क्वालिटी क्या है उसके बेस पे। तो मान लीजिए कि हमने अच्छी क्वालिटी की लाइट लगाई, प्रॉपर लाइटिंग की रूम में, तो स्टूडेंट का जो रिजल्ट था पहले आया था मान लीजिए 60%,
अब वो आ रहा है 80% लाइट की अच्छी क्वालिटी की वजह से, उसकी आइज़ पे इम्पैक्ट नहीं हुआ। आइज़ पे इम्पैक्ट होता है बेसिकली जब भी लाइट की क्वालिटी अच्छी या बुरी होती है, तो लाइट पे इम्पैक्ट आँखों पे होता है, तो उसकी नींद में या फिर काफ़ी फिजिकल या फिर चेंजेस बॉडी में लाइक फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 80% 80% उसका रिजल्ट 60 से इंक्रीज हुआ 20%। मान लीजिए 20% उसके रिजल्ट में एकदम से इंक्रीज आ गया। अब हमने तो सिर्फ लाइट की क्वालिटी को देखा, हो सकता है उस स्टूडेंट ने कुछ आई ड्रॉप यूज की हो फॉर द बेटर, लाइक उसकी आंखों पे इम्पैक्ट ना हो। उसने एक अच्छी आई ड्रॉप का यूज कर लिया और हमें पता भी नहीं चला, हमारी स्टडी के अंदर वो आया नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया, उसने बताया नहीं, हमने पूछा नहीं, तो वो क्या हो गया, आई ड्रॉप जो थी उसकी वो एक इंटरवीनिंग वेरिएबल हो गया कि अच्छा रिजल्ट आया। हो सकता है 20% में से 10 लाइट का और 10% आई ड्रॉप का हो, हमें पता ही नहीं चला, तो वो क्या है, एक पॉजिटिव वेरिएबल है, इंटरवीनिंग वेरिएबल है। आपने देखा जो आई ड्रॉप यहाँ पे बना वो क्या बना, इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो आई होप आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल के अंदर आपके कंट्रोल्ड, कन्फाउंडिंग, इंटरवीनिंग वेरिएबल अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी लाइक सीली से सिली डाउट अगर आपका कोई है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई, आई विल सॉल्व योर डाउट। एंड अब हमने अपने वेरिएबल्स को समझ लिया, आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखिए, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, हिंदी में देखिए, कहीं से भी देखिए, इसको समझिए, आपको समझ ज़रूर आ जाएगा। तो हमने अपनी डेफिनेशन को देखा। डेफिनेशन में हमारी एक चीज़ छूट गई कि वैलिडिटी, जो हमारी रिसर्च है उसमें इंटरनल वैलिडिटी भी होनी चाहिए और एक्सटर्नल वैलिडिटी भी होनी चाहिए। अब समझते हैं कि वैलिडिटी क्या होती है। वैलिडिटी हमने देखा 2 टाइप्स की वैलिडिटी होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो इंटरनल वैलिडिटी होती है उसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो इम्पैक्ट है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे, यहाँ पे स्टडीज पे जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से होना चाहिए। जो हमारी स्टडी पे इम्पैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होना चाहिए, लाइट की वजह से होना चाहिए, कोई और, नॉट एनी कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंट्रोल्ड, हमने सारे के सारे वेरिएबल कंट्रोल्ड होने चाहिए, कोई भी कंफाउंडिंग वेरिएबल हमारे स्टडी के अंदर नहीं होगा तो वो स्टडी कैसी मानी जाएगी, वो इंटरनल वैलिडिटी के अंदर अच्छी स्टडी उसको हम मानेंगे। दूसरी जो हमारी वैलिडिटी होती है वो होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या होता है कि सैंपल इज कलेक्टेड एंड द सैंपल शुड रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसा हम क्यों करते हैं। मान लीजिए किसी भी स्टडी को जब हम करते हैं तो एक पॉपुलेशन होती है, यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन, एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन होती है कंट्री में या किसी भी जगह पे। तो हम पूरी जो पॉपुलेशन है उस पे कभी भी अपनी स्टडी को नहीं कर सकते। तो उसके अंदर हम आप यहाँ पे आगे हम अपने मेथड्स भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। उससे पहले एक रफ एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक 1000 लोग हैं जिस पे हम स्टडी अपनी करना चाहते हैं कि भाई ये 1000 लोग किसी इम्पैक्टेड हैं या कोई भी कारण है कि इनमें हमें स्टडी करने हैं। तो मान लीजिए एज ग्रुप लगा लीजिए कि 25 से 30, रेड कार वाला एग्जांपल। तो 25 से 30 की उम्र में इंडिया में कितने लोग हैं, कितने लोग होंगे, मान लीजिए काफ़ी यंग एज है तो मान लीजिए 50 करोड़ या 1000 जो एग्जांपल है वो ले लीजिए कि 1000 लोगों पे स्टडी करनी, तो हम 1000 लोगों पे नहीं कर सकते, इतने फंड्स हमारे पास नहीं होंगे, इतना टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो उसमें टाइम लगेगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग इलाकों में जाएंगे। मान लीजिए 10 गांव ऐसे हैं जिसमें हमें स्टडी करनी है, तो हम हर गांव में जाएंगे, हर आदमी पे स्टडी नहीं कर सकते, 10 गांव में कितने लोग हैं, सब पे स्टडी करेंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि एक गांव में जाएंगे,
10 लोग ले लेंगे अलग अलग घर से, या कुछ चुनिंदा घरों से 10 लोग लिए, अलग से 10 10 10 ऐसे करके अपना एक सैंपल कलेक्ट करेंगे। उस सैंपल पे हम स्टडी करेंगे और जो सैंपल पे हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे वो उन 10 गांवों में इम्प्लीमेंट हम करेंगे। इसलिए कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, हर स्टडी में एक्सेप्शन होती हैं। जो हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी वो यही कहती है कि सैंपल हम कलेक्ट करेंगे और जो सैंपल है वो पूरी जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गांव पे स्टडी कर रहे थे और हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया किसी शहर से, तो वो मैच नहीं करेगा। जो सैंपल होगा वो जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करे अच्छे से, उसको समझाता, उसी की जो विशेषताएं हैं पॉपुलेशन की वो हमारे सैंपल के अंदर मौजूद होनी चाहिए, ताकि जब हम अपने रिजल्ट्स को जो पॉपुलेशन है उस पर अप्लाई करें तो अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। जर्नलाइजेशन हो सके। जर्नलाइजेशन का मीनिंग होता है कि जो हमारे जो रिजल्ट आए, हमने जो रिसर्च की उसके ऊपर जो हमारे जो रिजल्ट निकल कर आया, जो हमारे सैंपल पे हमने जो स्टडी की, जो रिजल्ट्स बने, जो कुछ मेथड्स का यूज़ करके उसके आप देखिए रिजल्ट जो निकला वो सैंपल के बेस पे निकाला हमने, तो क्योंकि हमारे पास इतने फंड्स या फिर इतना टाइम नहीं कि हर एक इंसान पे स्टडी कर सकें, तो वो जो सैंपल पे निकाला रिजल्ट वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे हमें अप्लाई करना है। उस अप्लाई करने को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजेशन। थ्योरीज बनती हैं, आप देखते हैं अलग अलग रिसर्च हुई है, रिसर्चर ने ये बोला है, तो लोगों पे इम्पैक्ट करते हैं कि नहीं? हम अप्लाई करते हैं नहीं हर एक इंसान पे। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी इसीलिए अच्छी होनी चाहिए, जो सैंपल है जो रिप्रेजेंटेटिव इसीलिए होना चाहिए ताकि जो हमारा जर्नलाइजेशन है वो अच्छे से हो सके। जर्नलाइजेशन यानी कि जो रिजल्ट है वो लोगों पे अप्लाई हो तो झूठे उसके कुछ केसेस ना हो, उसमें कुछ ऐसे लाइक फ्रॉड्स या फिर कुछ ऐसे वेरिएबल्स या एक्सटर्नल वेरिएबल्स आ गए हमारे जो कि कंट्रोल नहीं हुए, जिसको हम बोल सकते हैं उसमें सारे वेरिएबल्स कंट्रोल्ड होने चाहिए। वो क्या थी हमारी? इंटरनल वैलिडिटी अच्छी होनी चाहिए और एक्सटर्नल वैलिडिटी मतलब कि जो सैंपल है वो हमारी स्टडी का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, पूरी की पूरी पॉपुलेशन का। और जो हमारी एक अच्छी रिसर्च होती है वो क्या होनी चाहिए? रेप्लिकेबल। हमने ऊपर देखा, ये देखिए हमारे यहाँ पे एक रेप्लिकेबल मतलब कि कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है रिसर्च के अंदर? कि आज आपने रिसर्च की, आज मान लीजिए 2025 में आपने एक रिसर्च की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 26 में 27 में मान लीजिए 30 में 2030 में कोई इंसान दोबारा से वही सेम रिसर्च करता है तो उसके रिजल्ट्स अलग निकले। हो सकता है अलग निकले, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, पैराडाइम चेंज हो सकते हैं। पैराडाइम नहीं पता, फर्स्ट यूनिट देख लीजिए, तो कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है, जो रिजल्ट जो निकले वो ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जो हमारी स्टडी है वो बेस्ट है और एक अच्छी स्टडी है। सो आई होप आज का जो टॉपिक था, आज का जो हमारा वीडियो था, सेकेंड यूनिट का टॉपिक, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पढ़ते रहिए CUET के लिए। वी विल क्रैक दिस टुगेदर। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग।